Okay, so let us start with the first chapter. आपके टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर है, बट हमारा फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो कोई चैप्टर जो है ना, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और एक चैप्टर केमिस्ट्री वाला चैप्टर है. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसको मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा स्टोरी की तरह लेना, ना कि इसको रेक्टिफिकेशन करके इसको अपने आप को बर्डन की तरह नहीं लेना. कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, समझने की ट्राई करना. पूरा साइंस का जो सिलेबस है ना, साइंस 1 पूरा अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है. समझ में आ रही बात आपको? तो आपको हर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. बिना कॉन्सेप्ट समझे अगर आप चीजों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे, दैट इज ऑफ नो यूज. अगर मान लो आपका मेमोरी पावर अच्छा भी है, तो आपको वो चीजें कुछ ही दिन तक याद रहेगी. समझ में आ रही बात? तो इट विल बी बेटर कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रख के पढ़ाई करें कि बोलना क्या चाह रहा है ये लॉ, थियरी, ये कॉन्सेप्ट क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, रेदर देन रेक्टिफिकेशन. हमारा फॉर्मेट क्या है पढ़ने का? जो पुराने 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, दे नो वेरी वेल कि जब मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाते वक्त मैं थियरी को लिखवाता हूं, राइट? थियरी को लिखवाता हूं. थियरी को लिखवाने के बाद में पूरा चैप्टर जब कंप्लीट होता है, वो चैप्टर आपको टेकअप के लिए रेडी करना होता है या नहीं? तो ये इसी तरह से हमारा इस साल भी जाएगा. हम चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन मैं आपको कुछ चीजें लिखवाऊंगा, वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है, एंड वही आपको प्रॉपरली समझ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद करना है. एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन अगर इंक्लूड नहीं हो पाए तो वो आपको नोट से पढ़ना रहेगा. इज इट क्लियर? टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ रहा है? क्लियर है? जैसा स्टॉप कर देना, स्टॉप कर दो. मैं आपको बोल रहा हूं, एक भी लेक्चर मिस आउट नहीं करना है इसका, क्योंकि अच्छी बात यह है ना कि इस चैप्टर जो लेक्चर जहां ओवर करूंगा ना, नेक्स्ट लेक्चर प्रीवियस चैप्टर का लिंक है. इट्स लाइक अ स्टोरी, कहानी की तरह जाएगा चैप्टर, और इतना मजा आएगा पढ़ने के लिए अगर आप हर एक लेक्चर आ रहे हो और घर जाकर के उसको समझ रहे हो अच्छे से प्रॉपरली. क्लियर है? तो एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, हाँ? वरना अपलोड तो 1 महीने बाद होगा, तो समझ में नहीं आएगा. अगर समझना है फिर 1 महीने के बाद समझना है कि अच्छा ये था, अच्छा अब इसकी कहानी छूट गई हमारी. तो इससे लेक्चर मिस आउट नहीं करना, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, वो बेसिक चीजों को बराबर ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है? एलिमेंट है, हम लोग को इस चैप्टर में एलिमेंट के बारे में पढ़ना है. दिख रहा है आपको? एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट है ना, है कि नेचर में बहुत सारे एलिमेंट है. सोडियम, यूरेनियम, थोरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, है ना, बहुत सारे एलिमेंट है कि नहीं? तो ये एलिमेंट की स्टडी हुई है, ये एलिमेंट को स्टडी किया गया है कि नहीं? स्टडी करके कुछ पार्ट आपको 9th स्टैंडर्ड में बताया गया था एलिमेंट के बारे में, है कि नहीं? इसमें आपको बताया गया है कि एलिमेंट का मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, एलिमेंट में सबसे बेसिक चीजें क्या होती है. एलिमेंट इज मेड अप ऑफ व्हाट? एलिमेंट के अंदर क्या होता है? एटम्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल एटम होते हैं, छोटे छोटे एटम. इट्स अ इनडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, है ना? एक सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा पार्ट, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट को एटम कहते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को एटम कहते हैं, है क्या नहीं? वो पार्ट बहुत ही छोटा है,
इतना छोटा है कि हम उसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम लोग हमारी आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो उस एटम के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं, क्या होगा उस एटम के अंदर? मान लो ये एटम है, तो इस एटम के अंदर क्या होगा बताओ? हाँ, क्या बोले आपने? वेरी गुड, क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। एटम के अंदर सबसे सेंटर में क्या प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? अब इस न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या चीजें हैं? न्यूक्लियस मेड अप ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पढ़े थे हम लोगों ने इसको 9th स्टैंडर्ड के अंदर, है ना? अब प्रोटॉन्स क्या है बेसिकली? हाँ पूरा बोलो। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन्स आर व्हाट? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। एंड व्हाट आर न्यूट्रॉन्स? नहीं, दे डोंट हैव एनी चार्ज। न्यूट्रॉन्स के पास में वो चार्ज ही नहीं है, दे आर चार्जलेस। कुछ भी चार्ज नहीं है उसके पास। मतलब प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स के पास पे कुछ भी चार्ज नहीं। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस कहां पर है? एटम के अंदर, एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट? उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब मैं बोल सकता हूं न्यूट्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स प्लस प्रोटॉन्स एंड कहां पर? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस, दे डोंट हैव एनी चार्ज। तो ये एटम है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये बाहर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? नहीं बेटा, है बाहर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियस के बाहर वाला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। समझ में आ रहा है? इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट है? आप देखना यहां पर ऐसा राउंड राउंड आपको दिखाई देगा। इसे कहते हैं शेल, या कुछ भाषा में कहते हैं ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? इस ऑर्बिट के अंदर या इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। The electrons are revolving inside the extranuclear space, extranuclear region. And electrons carry which charge? Negative charge. That means हमारे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है। इस वजह से आप ये देखना, जितने प्रोटॉन्स रहेंगे ना, दैट मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहेंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी रहेंगे, जिसके वजह से हमारा जो एटम है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है। क्या कहलाया जाता है वो? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज चाहिए उतने नेगेटिव चार्ज भी है। दैट मीन्स जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी है, जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स भी है। समझ में आ रही बात? दैट इज व्हाई माय एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? इट कैरीज equal number of protons and electrons. It carry equal number of protons and electrons. It carry equal number of positive charge and negative charge particles. That is why my atom is electrically neutral. समझ में आया?
अब इस एटम के बारे में हम लोगों ने और बेसिक चीजें क्या पढ़ी थी, अगर आपको याद है तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे एटॉमिक मास नंबर। क्या पढ़े थे? एटॉमिक मास नंबर, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास नंबर? एटॉमिक मास नंबर का एक स्मॉल सा डेफिनेशन क्या पढ़े थे हम लोगों ने? इस पूरे एटम का मेन सेंटर कहां पर है? न्यूक्लियस, है क्या नहीं? तो पूरा का पूरा जो मास है ना, वो उसके न्यूक्लियस बताता है। कौन बता रहा है इस पूरे एटम का मास? न्यूक्लियस बता रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस कहां पर है? सेंटर में है। न्यूक्लियस कहां पर है? तो पूरे एटम का मास कौन बता रहा है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स एंड। तो अगर मुझे एक एटम का मास नंबर पता करना है तो मुझे क्या चेक करना होगा? प्रोटॉन्स एंड, और उसको क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे उसको? तो डेफिनेशन क्या बनेगा? द सम, ऐड करना है तो सम बोलना पड़ेगा। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द nucleus of an atom is called atomic mass number। और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए। हम लोग उसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? समझ में आया क्या होता है एटॉमिक मास नंबर? कि एटम के पास में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है उसके न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आ रही बात? अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा डीप लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। इन द इनिशियल फेज, जब एटम की स्टडी की जा रही थी ना, जब एलिमेंट की स्टडी की जा रही थी, तो साइंटिस्ट लोग को सिर्फ ये न्यूक्लियस के बारे में ही पता था। दे डोंट नो अबाउट द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन था ही नहीं साइंटिस्ट के पास। खाली क्या जानते थे वो लोग कि एटम है, एटम के पास में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अगर कोई भी एटम का मास नंबर जानना है तो उसके पास में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है उसको ऐड कर दो तो एटम का एटॉमिक मास मालूम पड़ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? बट जैसे जैसे टाइम गया, डिस्कवरी हुई, एलिमेंट के बारे में ज्यादा स्टडी किया गया, तो साइंटिस्ट हैव कम टू नो कि भाई एक एटम के न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ रीजन है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। एंड उस रीजन की खासियत क्या है? कि उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जो कौन सा चार्ज कैरी कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं। और वो कहां रिवॉल्व कर रहे हैं? कहां पर भी रैंडमली रिवॉल्व कर रहे हैं क्या? नहीं, दे आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट, इन द शेल। समझ में आई बात? तो उसके वजह से जब और डीप जाके स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक नेक्स्ट डेफिनेशन निकल के आया एटॉमिक नंबर। कौन सा डेफिनेशन निकल के आया? एटॉमिक नंबर डेफिनेशन निकल के आया। अभी एटॉमिक नंबर डेफिनेशन क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम के पास में जितने इलेक्ट्रॉन है ना, वही उस एटम का क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर रहेगा। आप समझा बात आपको? कि एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एटम का क्या बताएगा? एटॉमिक नंबर। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? इट इज द, बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? इलेक्ट्रॉन्स कहां रिवॉल्व कर रहे? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर region of an atom,
and it is denoted by letter Z. इसे डिनोट कर दे Z से डिनोट कर दे, और एटॉमिक मास नंबर को A से डिनोट कर दे। तो एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस समझ में आया आपको? एटॉमिक मास नंबर कॉन्सेंट्रेट करते हैं पूरा का पूरा न्यूक्लियस पे, कि अगर मुझे एक एटम का मास पहचानना है तो न्यूक्लियस पे जंप करो, न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट करो, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। और अगर एटॉमिक नंबर को जानना है तो किसको जानना पड़ेगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस स्पेस को देखो। कहां देखो? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस स्पेस को। उसमें कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। कुछ एटम ऐसे जिसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। कुछ एटम ऐसे है जिसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? मैंने आपको कुछ ही टाइम पहले एक चीज बताया कि माय एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड, दैट मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होने वाले। तो आई कैन से इन एटॉमिक नंबर के डेफिनेशन में इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो कभी कभार आपको डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी बोल सकता है, लिखा ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्यों लिखा गया? प्रोटॉन्स क्यों लिखा गया आगे? इक्वल नंबर ऑफ है ना, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? डेफिनेशन क्लियर है? तो कोई भी एलिमेंट को अगर मुझे सिग्निफाई करना है उसका एटॉमिक मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर, तो कहां कैसे मेंशन करूंगा? लेट अस कंसीडर x एज एनी एलिमेंट। x कोई भी एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कोई भी एलिमेंट कंसीडर करो, x कैन बी एनी एलिमेंट। अब इस एलिमेंट का मुझे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर कहां लिखना है? वेरी सिंपल। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े? एटॉमिक मास नंबर पढ़े, बराबर। एटॉमिक मास नंबर जो है ना वो नीचे की तरफ लिखा जाता है, समझ में आ रहा है? और एटॉमिक नंबर जो है वो ऊपर की तरफ लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर जो है वो ऊपर की तरफ, और एटॉमिक मास नंबर कहां लिखा जाएगा? नीचे की तरफ। क्लियर है? एटॉमिक मास नंबर नीचे तरफ लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। समझ में आया? एग्जाम्पल, हाइड्रोजन अगर मैं इस तरह से लिखूं तो आप मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है? बताओ, एटॉमिक मास नंबर क्या है? 1.0003 डाल्टन। याद है? मास नंबर इन टर्म्स ऑफ डाल्टन। एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर क्या है? अच्छा, एटॉमिक नंबर 1 है तो आप मुझे बताओ हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हमको? कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट है कि नहीं? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? दैट मींस उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? समझ में आया आपको? हीलियम ऐसा ऊपर 2 लिखा रहेगा। 2 क्या रिफर कर रहा है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक दैट मींस हीलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? समझ में आया? इसको जल्दी से कॉपी कर लो। ओके, अब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब इस नेचर में, इस यूनिवर्स में इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो उनको प्रॉपरली स्टडी करके एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना था। क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? देखो, जब कोई भी इंसान क्लासिफिकेशन करने के ऐसे बैठता है ना तो बहुत सारी चीजों को गो थ्रू करना पड़ता है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी पड़ती है उस एलिमेंट को लेकर के। अभी फॉर एग्जांपल आप लोग का बैच 1 है यहाँ पर, राइट?
तो आपको किस तरह से क्लासिफाई किया गया, आपको बैच 1 आपको ये क्लासरूम क्यों दिया गया, बिकॉज वी हैव मोर नंबर ऑफ सेंट थॉमस स्टूडेंट, है क्या नहीं? तो ऐसा कर दिया कि हम लोगों ने सेंट थॉमस का एक बैच ही बना दिया, है क्या नहीं? कुछ स्पेस बचे तो हम लोगों ने उम्मीद भाई को डाल दिया, है क्या नहीं? ठीक है, 7 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है, प्रॉपरली जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो हम लोगों ने एक परफेक्ट बैच बना दिया, बराबर। तो कुछ तो चीजें देखा मैंने, तब जाकर के मैंने बैच क्रिएट किया, ऐसा नहीं कि रैंडमली रख दिया। उसके बाद में जब सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, तो सीटिंग अरेंजमेंट में ये देखा गया कि जिसकी हाइट छोटी है उसको पहले बिठाओ, जो मस्ती करता है उसको थोड़ा आगे लाओ। समझ में आ रही बात? ये सब कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है। उसके बाद आपको सीटिंग अरेंजमेंट अलॉट किया गया है। हाँ, कौन सा बच्चा कहाँ बैठ करके अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब चीजें गो थ्रू की गई। इसी तरह से साइंटिस्ट जब एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे थे ना, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, जैसे कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, अगर ये एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो कैसा रिएक्ट करेगा, इसकी वैलेंसी क्या है, आप समझ रहे बात को? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया, समझ आ रहा है? एंड स्टडी करने के बाद में उन लोगों ने अपना एक कंक्लूजन दिया हुआ है कि हमारा एट द एंड अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है। जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आपने 9th स्टैंडर्ड में कुछ एक्सपेरिमेंट किया रहेगा, जर्नल था आपका, तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट रहेगा, उस एक्सपेरिमेंट लास्ट में देखो आप कंक्लूजन लिखते हो। वो कंक्लूजन क्या बताता है कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या सीखा है, ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, व्हाट वाज द रिजल्ट, है कि नहीं? तो उसी तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट केम फॉरवर्ड टू क्लासिफाई द एलिमेंट। एलिमेंट को एक परफेक्ट क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आगे आए और वो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे थे। साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे थे मतलब एग्जांपल, मान लो ये 5 साइंटिस्ट है, आप लोग पांचों साइंटिस्ट एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करने के वास्ते कर रहे थे कि हाँ, ये बोल रहे हैं मुझे भी क्लासिफाई करना है, आप बोल रहे हैं मैं भी क्लासिफाई करूंगा, आप भी। तो आप सब रैंडमली अपने अपने तरीके से एलिमेंट को स्टडी कर रहे थे। एक टाइम ऐसा आ गया कि ये रेडी हो गया, अरे मैंने सारे एलिमेंट क्लासिफाई कर दिया है, सबको प्रॉपर पोजीशन दे दिया, मैं रेडी हूं अपने टेबल से। तो इसने अपना कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन में क्या बताया कि मैंने जब क्लासिफाई किए एलिमेंट को, ड्यूरिंग दैट क्लासिफिकेशन मैंने एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया, मैंने क्यों ये एलिमेंट को यहां रखा हो, वो सारे उसके डिस्क्रिप्शन में था। और उसका एक परफेक्ट लॉ था। लॉ मतलब उसका एक कंक्लूजन क्या था, उसका एक कंक्लूजन था। समझ में आ रही बात? तो ये इसने क्या कर दिया, वो कंक्लूजन हमारे को दिया, जो भी क्या बन गया है वो हमारे लिए एक लॉ बन गया हुआ है। क्या बन गया हुआ है? लॉ। जो भी साइंटिस्ट का कंक्लूजन रहेगा ना, वो हमारे लिए लॉ बन गया हुआ है। समझ में आ रही बात? अब जब इसने कंक्लूजन दे दिया, इसने लॉ दे दिया, तो बाकी साइंटिस्ट लोग भी तो एक्टिवेट हो जाएंगे ना कि नहीं नहीं नहीं, हमारे से पहले ऐसा किसने क्या कर दिया, अरे चलो पढ़ते हैं उसको। असली जेलसी तो आएगी ना, अरे हमारे से पहले इसने काम कर दिया, चलो इसकी गलतियां निकालते हैं। क्या करते हैं? इसकी गलतियां निकालते हैं। और बाकी 4 साइंटिस्ट लग गए इसकी गलतियां निकालने का। क्या ऐसा कैसा हमारे से पहले कर दिया, कुछ तो कमी रही रहेगी ना। तो बाकी के साइंटिस्ट लोग ने इसकी कमियां निकालना शुरू कर दिया, और बाकी के साइंटिस्ट उसकी कमियां निकालने के ऐसे कामयाब भी हो जा रहे थे कि हाँ ये गलती है, नहीं ये आपने रखा है, ये रॉन्ग रखा है, भाई ये नहीं चलेगा, ये ना चल वे, है क्या नहीं? तो इसकी थियरी को क्या कर देते फिर? डिस्कार्ड। डिस्कार्ड करना मतलब अनएक्सेप्टेबल, नहीं गलतियां आई है, अनएक्सेप्टेबल, हम आपकी थियरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हम किस तरह से हम गलत चीजें बच्चों को पढ़ाएंगे? अगर हम इसकी थियरी को एक्सेप्ट कर लिए होते तो गलत चीजें पढ़ाएंगे क्या हमारे? अभी आप गलत चीजें पढ़ोगे नहीं ना। साइंटिस्ट लोगों ने जो चीज सही दिया हुआ है वही सही चीज हम पढ़ेंगे ना, गलत चीजें कैसा पढ़ेंगे? तो बाकी के 4 साइंटिस्ट लोगों ने इसकी गलतियां निकालना शुरू कर दिया, वो कामयाब भी हो गए क्योंकि उसने गलतियां किए थे। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट केम फॉरवर्ड, मैंने भी क्लासिफाई कर लिया, आई एम डन, ठीक है बताओ लॉ क्या है आपका।
उसने अपना लॉ बताया, उसने अपना कंक्लूजन बताया। बाकी के साइड अगेन जेलसी, अरे कुछ तो रहेगा भाई, गलती किया रहेगा, अगेन गलतियां निकालना शुरू, कामयाब हो गए गलती निकालने में, अगेन क्या कर दिया गया उस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। तो ऐसा करते करते 3 साइंटिस्ट की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। कितने? वो 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम लोग कि कौन साइंटिस्ट है, क्या बोला उसने, क्या कमियां